नमस्कार, डिकोडिंग 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी और दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध रुकने वाला है, यूक्रेन और रूस के बीच जो चल रहा था। और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों को दें और इसे समझने के लिए हमारे साथ हैं कमांडर चक्रपाणि जी। कमांडर चक्रपाणि जी, आपका स्वागत है। राकेश जी, जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। और आपके साथ, आपके श्रोताओं के साथ मिलने में बड़ा आनंद मिलता है और जी, खास जी। करके आपके साथ। बड़ी गुजारिश की थी लोगों ने कि आपको लेके आएँ एक बार फिर से और ये समझें कि ये युद्ध क्या है और इसे कैसे ये किसकी धमकी आ रही है और कैसे रुक रहा है ये युद्ध, क्या मतलब क्या है इसका? तो थोड़ा-सा समझाइए। राकेश जी, सिंपल चीज है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो हुआ है वो सिर्फ एक वजह से हुआ है, और वो है यूक्रेन चाहता था नेटो में भर्ती होना, और नेटो चाहता था यूक्रेन को अपने साथ लेना। क्यों? क्योंकि फिर वो रशिया के बिल्कुल करीब इतना पहुंच जाएगा कि रशिया के ऊपर पूरा अपना दबाव डाल सकता है। हुँ, सिर्फ एक ये वजह थी। हुँ, रशिया ने शुरू से ये कहा था कि यूक्रेन जो है नेटो में ना जाए। हुँ, यूक्रेन के साथ जब क्राइमिया के को ले लिया था रशिया ने, उसके बाद एक संधि हुई थी। उसमें कुछ बिंदु ऐसे थे जो यूक्रेन को करने थे, वो यूक्रेन ने नहीं किए। ये मिन्स्क हुँ, मिन्स्क में समझौता हुआ था। तो मिन्स्क में मसौदे में ये उन्होंने यूक्रेन ने वो चीजें नहीं की जो करनी चाहिए थी। फिर हो जाता है तख्ता पलट यूक्रेन के अंदर, और जो रशिया के साथ चलते थे उनको निकाल दिया जाता है और उनकी जगह पे आ जाते हैं कोई और, फिर आते हैं फाइनली जेलेंस्की। अब जेलेंस्की के साथ समस्या ये है कि उनको साफ दिखाई दे रहा है कि युद्ध कहीं जा नहीं रहा है, वो हारने वाले हैं। अमेरिका को दिखाई दे रहा है कि जितने भी पैसे डाल ले यूक्रेन में, युद्ध नहीं जीता जा सकता। उधर यूरोप थका हुआ है, उसके बाद भी पैसे कम है। और रशिया जो है अभी बिल्कुल ऊपर है, हावी है, और धीरे धीरे हौले हौले वो पूरा के पूरा जो उसको चाहिए था वो कब्जा करते जा रहा है। तो अब समझौता जो है वो क्या कर रहे हैं? बड़े अचंभे की बात है कि हुँ, डोनाल्ड ट्रंप अपने फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर विश्वास कम करते हैं, अपने मित्र स्टीव विटकॉफ के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। और जैरेड उनके जो दामाद हैं उन पे और भी ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ये समझौता जो है स्टीव विटकॉक और यूरी जो है उधर पुतिन के जो बहुत उनके ऊपर विश्वास करते हैं, वो भी एक ओलिगोक्राट हैं, मतलब बिजनेसमैन है। और इन दोनों के बीच में बात होती है, ये समझौता तैयार होता है। शुरुआत होती है 28 बिंदुओं से, फिर 22, अब 19। ये बिंदु आगे पीछे होते रहेंगे। ये बेसिक वो अलग अपनी जगह है, लेकिन बेसिक मसौदा क्या है? बेसिक मसौदा ये है कि जो युद्ध चल रहा है, जहां चल रहा है, जैसे जहां आप खड़े हैं, यहीं पे आप युद्ध विराम कर लीजिए। मतलब तो इसमें तो रूस को फ़ायदा है। बिल्कुल। देखिए, डॉनबास का 90% हिस्सा तो वो ले चुका है। वो चाहता है 100%, 90% में चलिए ठीक है, वो समझौता कर ले। क्राइमिया उसके पास है। और वो इसमें जो 2-3 और बिंदु हैं जो बहुत अहमियत रखते हैं, वो ये है कि नेटो लिखित में देगा गारंटी कि हम एक्सपैंड नहीं करेंगे और यूक्रेन को कभी नहीं लेंगे। हुँ, यूक्रेन नेटो में आने की कोशिश करना बंद कर देता है। यूक्रेन के ऊपर प्रतिबंध लग जाता है कि वो लॉन्ग रेंज वेपन्स ना ले, क्योंकि फिर वो रशिया के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। यूक्रेन के ऊपर प्रतिबंध लगेगा कि वो 6 लाख से ज्यादा उसकी सेना नहीं हो सकती है उससे बड़ी। हुँ, तो उससे यूक्रेन को तो साफ दिखाई दे रहा है, या तो वो एक गहरी खाई में जाएगा या वो पिसेगा। और जेलेंस्की ने कही दिया था अपने लोगों को, देखिए या तो हम समझौता करें अपने अपनी इज्जत के साथ, या हम अपने सबसे अहम मित्र को खो दें। और ये बहुत मुश्किल की घड़ी है। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है। साफ दिख रहा है कि वही चीज हो रही है जो रशिया चाहता है, क्योंकि भाई जो युद्ध में जीतेगा वही तो अपना समझौता बनाएगा। जो हारने वाला थोड़ी अपने शर्तें रख सकता है।
तो ये ब्रॉडली समझौता होगा। इसमें अड़चने क्या है? अड़चने इसमें सिर्फ यूरोप है। यूरोप में कौन? फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रांस की क्या समस्या है कि भाई फ्रांस ने बहुत पैसा डाल रखा है और फ्रांस को लगता है कि ये अगर अमेरिका ले जाएगा तो उसने तो सारी, अमेरिका ब्रिटेन का भी यही है, अपनी सारी निगाहें तो उसने जो यूक्रेन में रेयर अर्थ है, रॉ मटेरियल है, वहां पे जमीन है जिसमें उपजाऊ जमीन है जहाँ पे खेती हो सकती है, उसने तो अपनी आंखें वहां घट टिका रखी हैं। लेकिन अगर अमेरिका ये सब करेगा तो ले जाए भलाई, तो ले जाएगा अमेरिका, हमें क्या मिला? ब्रिटेन की भी यही हालत है। और फ्रांस और ब्रिटेन दोनों इस वक्त इकोनॉमिकली काफी बुरी हालत में। तो इनको लगता है कि हम क्या करें, हम भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि बिना अमेरिका के आप कुछ कर नहीं सकते, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम और कब तक इनके यूक्रेन में पैसा हम डालते रहेंगे। रशिया तो खुश है ही। और इसमें सबसे आखिर में हम आएंगे भारत के ऊपर, लेकिन पहले राकेश जी आप सवाल पूछना चाहते थे, प्लीज गो अहेड। नहीं, मैं ये कह रहा था कि इसमें तो यूक्रेन की सेना भी कम करने की शर्त है। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था, पहले विश्व युद्ध की याद करें अगर, जर्मनी को कितना अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी, और उसके बाद जर्मनी ने एक चोट खाए हुए शेर की तरह हमला किया फिर दूसरे विश्व युद्ध में। करेक्ट। तो जब जब आप किसी को दीवार से घेर लेते हैं तो फिर हमला एक वाजिब हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज नहीं ठीक है, लेकिन 8-10 साल बाद, 15-20 साल बाद फिर से कोई चीज ऐसी खड़ी हो जाए? देखिए ये तो संभावना हमेशा रहेगी, लेकिन विकल्प क्या है? विकल्प तो यही दिखाई दे रहा है कि जिससे पहले की सर्दी हो और पूरी की पूरी धरती जो है बिल्कुल बर्फ से है ना भर जाए, रशिया तो यूक्रेन पे नीपर नदी तक वो अपना कब्जा कर ही लेगा। अगर उसने वो कब्जा कर लिया उसके बाद धीरे धीरे वो यूक्रेन को तो हरा ही लेगा, क्योंकि यूक्रेन के पास भी आदमी, देखिए पिछले एक महीने में कुछ लोग यही कहते हैं कि 25,000 से ज्यादा उसने अपने सैनिक एक महीने में खोए। पॉवरहाउस के वो लड़ाई में वो काफी बुरी हालत हुई है उसकी। तो नेचुरली यूक्रेन की हालत तो खस्ता है, उसके बाद आदमी नहीं है, उसके बाद हथियार मिल भी जाएंगे तो उनको चलाने वाला नहीं होगा। तो सबसे पहला जरूरी बात तो यह है, यूक्रेन को अगर कल लड़ना भी है तो आज जीना है। अगर आप जिएंगे नहीं यार तो कल लड़ेंगे कैसे? तो ये तो इनके पास और कोई विकल्प है नहीं। एक समस्या और है यूक्रेन के सामने। वो समस्या ये है कि अमेरिका ने ये कह दिया था, ये जो 28 बिंदु थे इनिशियली, उसमें एक बिंदु ये था कि $350 बिलियन जो हमने आपको एड में दिए हैं, चाहे वो अमेरिका ने दिए चाहे यूरोप में दिए, भैया इसका एक ऑडिट हो जाए, मालूम तो बड़े पैसा खर्च कैसे हुआ है। ये तो धमकी है। हाँ धमकी तो है। धमकी इसलिए है कि काफी सारा पैसा तो ज़ेलेंस्की ने मेरा गायब गमन कर रखा है, उसके और उसके चहेतों ने। 100 मिलियन का तो एक उसमें उसके चहेते फंसे हुए भी हैं, वो भाग लिए अपने देश से। तो ये तो समस्या है। और यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को तो पता है कि अमेरिका अगर चाहे तो कभी भी उनको दूर से मक्खी जैसे निकालते हैं वैसे निकाले जा सकते हैं। तो मुझे तो विश्वास है कि ज़ेलेंस्की को एक फ्री पैसेज मिल जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर एक नया इलेक्शन होगा जिसमें ऐसा व्यक्ति आएगा जो कम से कम रशिया विरोधी नहीं होगा। रशिया का समर्थन ना भी करे लेकिन रशिया विरोधी तो नहीं होगा। और आप मान के चलिए कि रशियन लैंग्वेज को यूक्रेन में मान लिया जाएगा कि आप हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में हो जाएगी ये बात। और जैसे हमने हमारा पाकिस्तान के साथ है लाइन ऑफ कंट्रोल, एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनेगा। यहां देखिए दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक, अगर समझौता होता है और युद्ध विराम को मॉनिटर कौन करेगा? गाजा तो है नहीं जहां पे आप पाकिस्तान से 25,000 लोग ले जाएंगे। यूक्रेन रशियन सोल्जर्स को नहीं मानता,
रशिया यूरोपियन को नहीं मानता, अमेरिका अपने सोल्जर डालेगा नहीं वहां पे, बचा कौन जिसको विश्वास किया जा सकता है? वो है हिंदुस्तान। अगर हिंदुस्तान ने यहां पे कह दिया कि ठीक है हम मॉनिटर करने को तैयार हैं, और इसके बदले अमेरिका हम जो रशिया के साथ डील करें आप उसमें अड़चन नहीं डालेंगे, हम आपके लिए आपसे भी हम सैन्य जो भी सामान है हम आपसे लेते रहेंगे, हम बैलेंस कर लेंगे, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत अच्छा विकल्प होगा। दूसरा, रिकंस्ट्रक्शन होना है। कौन रिकंस्ट्रक्शन करेगा? रशिया में भी और यूक्रेन में। चीन के ऊपर कोई ज्यादा विश्वास करता नहीं। अमेरिकन कंपनी को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फाइनली इंप्लीमेंट तो हम ही करेंगे, क्योंकि मैन पावर हमारे पास है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हमारे पास है, सीमेंट हम ज्यादा बना सकते हैं, स्टील हम बनाते हैं। करने वाला कौन है? हम। तो हमारे लिए तो और भी अच्छा है। तो हमारे लिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पे हम खड़े हैं, और मुझे कोई अचंभा नहीं होगा जब पुतिन इधर आते हैं कुछ ही दिनों में, कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स हम इसके बारे में भी सुनेंगे। बड़ी अजीब सी बात है कि एक देश तबाह हुआ और आपदा में अवसर देखने लगे सब लोग। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है। उम्मीद करें कि ये युद्ध रुक जाए, तो किसी के भी पक्ष में जाए लेकिन रुक जाए। युद्ध रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं होता। और बेशक ट्रंप को अगली बार वाला नोबेल मिल जाए, लेकिन युद्ध रुकना चाहिए। आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जय हिंद।